माझा आवाज सगळ्यांना येतोय का? ठीक आहे. ठीक है. ठीक है. अभी हम लोग देखते हैं, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? आता शेअर केलेली स्क्रीन सगळ्यांना दिसते का सांगा चॅट बॉक्स मध्ये. ठीक है, तो हम लोग सीधा अपने क्लास में चलते हैं. तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे पिछले लेक्चर में. बहुत सारे लोगों को चाहिए रहता है कि इसको घुमाया जाए, तो घुमा लेते हैं. ओके, सबको दिख रहा है अच्छे से? तो हम लोग थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, यहाँ से. हम लोगों ने ये बात की थी, आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, फिर से थोड़ा रिपीट कर देते हैं. टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स चेंज डेली. The tides are continuously occurring phenomena, and after reaching the maximum water level during high tide, the low tide sets in. Similarly, after reaching the lowest water level during the low tide, the high tide sets in. Remember that in the following discussion, the highest limit of the tides is mentioned. See figure 3.9. You will understand why the timings of the high tide and low tides change. ठीक है, मैं ही था नहीं. अभी आपको आवाज आ रही है कि नहीं? आपको फिर से एक बार लिखना पड़ेगा. ओके, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, कांट हेल्प इट. गौरव दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. थोड़ा तकलीफ तो है ही, कांट हेल्प इट. अपने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स की कोई बात कर ही नहीं सकते कभी भी. तो रुकिए, अगर आपको दिख रहा है अभी बताओ मुझे. यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन नाम का मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? वेरी गुड. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चलो, तो अभी हम लोग अपने किताब में चले जाते हैं, जहाँ पे आपसे मैं बात कर रहा था इस टॉपिक पे कि हम यहाँ थे. कहाँ थे? थोड़ा पीछे और जाना चाहता हूँ मैं, कि इफेक्ट्स ऑफ टाइड्स. ओके, और उसके पहले हमने कुछ चीज पढ़ी थी जो शायद हम नहीं कवर किए थे. हम यहाँ तक कवर किए थे. सो लेट्स गेट इनटू दिस. डू यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरटाइडल रेंज? ये इंटरटाइडल रेंज क्या है? इंटरटाइडल रेंज है कि जब हाई टाइड आता है और जब लो टाइड होता है, तो हाई टाइड और लो टाइड के बीच में पानी का जो लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल और द लोएस्ट लेवल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज नथिंग बट इंटरटाइडल रेंज. अभी इन्होंने पूछ लिया कि आपको मालूम है
रेंज इज अबाउट 30 सेंटीमीटर इन ओपन सी। मतलब अगर आप कोई बड़े समुद्र के बीच में जाएंगे तो हाई टाइड लो टाइड आपको महसूस भी नहीं होगा। 1 फीट की ही दूरी रहेगी, जब आप पानी के बीच में हो तो आपको ये सब महसूस नहीं होता है। बट किनारे पे स्पेशली अगर आप ये जो इंडिया का नीचे वाला पोर्शन है ना, गुजरात से शुरू होके वहां कोलकाता तक, इस रेंज में, इसको मतलब एक तरीके का आइलैंड है, ये पेनिनसुलर बोलते हैं। तो इसमें अपने यहाँ 100 to 150 सेंटीमीटर फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट, इतना लंबा, मतलब एक, आप बोलेंगे तो कितना हो गया ये, 150 सेंटीमीटर, मतलब तकरीबन 5 फीट का डिफरेंस होता है लो टाइड और हाई टाइड के बीच में। और हाईएस्ट टाइडल रेंज दुनिया में कहाँ होता है? तो बे ऑफ फंडी। अभी बे ऑफ फंडी किधर है? बे ऑफ फंडी अमेरिका, कनाडा, इन दोनों को जोड़ने वाला जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है अमेरिका का, वहां पे है। इसलिए उन्होंने तो जानबूझ के लिखा है कि वहां टाइडल रेंज है कितनी, तो 1600 सेंटीमीटर। 1600 सेंटीमीटर मतलब कितना? 16 मीटर। 16 मीटर मतलब कितना? आपको जान के हैरानी होगी कि ये हो गया तकरीबन 5 मंजिला इमारत इतना। म्हणजे 5 माळ्यांची जी बिल्डिंग असते, त्या बिल्डिंग एवढा उंचीचा फरक पडतो लाटांच्या ओहोटीच्या आणि भरतीच्या वेळी। म्हणजे ओहोटी आणि भरतीच्या वेळी लाटांमधलं जे उंचीमधला फरक असतो त्याला म्हटलं जातं काय? इंटरटायडल रेंज। त्याला ह्याची उदाहरणं आपण बघितली आणि आता मी परत एकदा जाऊन चॅट बॉक्स मध्ये बघणार आहे की तुम्हाला खरंच माझा आवाज येतोय की नाही। ओके, तर ते आपण बघूया। चॅट बॉक्स मध्ये जरा परत सगळ्यांनी लिहा। ओके, ठीक, आवाज येतोय म्हणजे ऍटलिस्ट प्रॉब्लेम नाही। तर इथे साकेत चौधरीचा एक प्रश्न है, व्हाट मैक्सिमम हाइट ऑफ टाइड्स। अभी आप सोचो कि यहाँ पे एक सिंपल सी चीज ही पता चलती है ना कि हाइट कितनी है भाई टाइड की। तो टाइड की हाइट कितनी हो सकती है? तो यहाँ तो उन्होंने बोल दिया कि भाई 1600 mm का डिफरेंस, सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। मतलब तकरीबन इतनी हाइट लो टाइड और हाई टाइड के बीच में तकरीबन 1600 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो आप ये तो पकड़ ही सकते हो कि तकरीबन 1600 सेंटीमीटर वाली हाइट की वेव्स वहां जनरेट होती होंगी, लगभग उसी रेंज में। मतलब तकरीबन पकड़ ली 12 से लेके तकरीबन 20 तक। और आप जानते भी है कि सुनामी वगैरह में जो वेव्स आती है वो इतनी बड़ी बड़ी रहती है कि उसके कारण ही पानी दूर दूर, मतलब तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर अंदर घुस सकता है, अगर वहां पे जमीन जो है वो पहाड़ों वाली नहीं है। तो मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ टाइड्स? तो इसका जवाब है कि तकरीबन ये रेंज में मैक्सिमम हाइट हो सकती है, अगर जो समुंदर का उधर का बॉटम, मतलब सी शोर है पानी के अंदर का, वो बहुत ही ज्यादा रॉकी होगा, तो वहां पे वेव्स ज्यादा बड़ी बड़ी आएंगी। बहुत ही शांत प्लेन होगा तो वेव्स ज्यादा जनरेट नहीं होंगी। तो ये हिस्सा खत्म करके हम फिर हमारे प्रेजेंटेशन में चलते हैं और वहां पे आप लोगों को समझाते हैं। आणि भरतीच्या वेळी ते लोक रिटर्न येतात ऑब्विसली, त्याच्यानी शिप मुवमेंट किंवा त्यांच्या होड्यांची मुवमेंट सोपी होते। पण आपल्याला सगळ्यांना हे पण माहिती आहे की भरतीच्या वेळी पाणी जे आहे ते सगळ्या रॉक पोर्शन मध्ये, पॅच मध्ये, म्हणजे अलिबाग, आपला सगळ्यांचे भेटीचं ठिकाण मैक्सिमम अलीबाग जाते हैं, हम लोग मुंबई जाते हैं। तो ये दोनों जगह पे भी जो रॉक पैच है उसमें पानी भर जाता है, कभी हाई टाइड के टाइम पे भरतीच्या वेळी पाणी भरतं सगळ्या ठिकाणी, आणि ओहोटीच्या वेळी ते पाणी अडकून राहतं। आणि त्या अडकलेल्या पाण्यामध्ये बऱ्याच वेळा मच्छी, त्यामध्ये तुम्हाला बऱ्याच वेळा क्रॅब्स, हे सगळं मिळतात। आणि बऱ्याच वेळा मच्छी म्हणजे मासे सुद्धा त्यांची अंडी वगैरे सोडण्यासाठी अशाच वेळेचा उपयोग करतात। सो फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टाइड्स इज
विथ द हाय टाइड फिश मूव्ह इनटू द क्रिक्स अँड धिस हेल्प्स फिशिंग ऍक्टिव्हिटी. म्हणजे भरतीच्या लाटांमुळे मासे जे आहेत ते क्रिक्स म्हणजे खाड्यांमध्ये किंवा तत्सम त्या भागामध्ये येतात आणि त्याच्यामुळे मासेमारीच्या प्रक्रियेला वाव मिळतो, त्याचा विकास होतो पुढे. द टाइड्स क्लिअर द वेस्ट अँड हेन्स द कोस्ट बिकम क्लीन. आता मुंबई सारख्या ठिकाणी हा परिणाम जाणवत नहीं, म्हणजे टाइड्स के कारण किनारा साफ हो जाता है ऐसा लिखा है. पण मुंबई में जाओगे तो एकदम किनारा मतलब गटर है. इसका कारण क्या है कि अगर भर्ती के टाइम पे, ओटी के टाइम पे, लो टाइड के टाइम पे अगर सपोज कुछ साफ भी होता है, तो साफ अगर 10 होता है तो डालने वाले वहां 100, 200, 500, 1000 लोग हैं जो सिर्फ कचरा फेंकने के लिए पैदा हुए हुए. तो ऐसे लोगों का किनारा साफ नहीं होता. बट आप यही चीज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप इवन अंडमान निकोबार जाओगे, अगर आप लक्षद्वीप जाओगे, अपने ही देश की बात कर रहा हूँ, तो आपको गोवा जाओगे तो आपको दिखेगा कि कोस्ट कैसे साफ सुथरा रहता है, जैसे किसी ने झाड़ू मार दिया हो. तो झाडू मारल्यासारखं किनारा स्वच्छ असण्यामागचं प्रमुख कारण आहे की भरती आणि ओटीच्या लाटा. ओके, आता आपण जाऊया पुढे. पोर्ट्स डू नॉट गेट फिल्ड विथ सेडिमेंट्स. पोर्ट्स म्हणजे बंदर. बंदरांमध्ये काम असतं शिपने यायचं, खोलीच्या ठिकाणी उभं राहायचं, सगळा माल उतरवायचा, नवीन माल भरायचा, माणसं भरायची आणि पुढच्या प्रवासाला लागायचं. सो ये सारी चीज के लिए नीचे अगर कीचड़ रहेगा, गंदगी रहेगी, बहुत सारे सेडिमेंट्स मतलब एक्चुअली कीचड़ जैसी चीजें, तो जहाज जो है वो फंस सकता है. तो पोर्ट्स में ये सब कचरा न जमा होने का कारण है कि भाई हाई टाइड लो टाइड ऑटोमेटिकली क्लीनिंग का एक्शन सेडिमेंट्स का मतलब इसका कीचड़ का करते रहते हैं. तो नेक्स्ट, शिप कैन मूव अप टू द पोर्ट्स ड्यूरिंग हाई टाइड. आता तुम्हें आपको तो मैंने बता दिया कि हाई टाइड के टाइम पे बहुत सारा पानी आता है. तो बहुत सारा पानी आने के बाद एक जगह तो हमने देख लिया कि इतनी 1600 सेंटीमीटर इतनी बड़ी बड़ी वेव्स होती है. अब ये 1600 सेंटीमीटर वाली वेव्स वहां पानी का जो लेवल बढ़ाती होंगी, उस बढ़े हुए लेवल में बड़ी बड़ी जहाजें वहां आवाजाही कर सकते आ सकते हैं. अभी वही सोचो, वहां से उतना पानी निकल गया तो जहाज तो वही के वही खड़ा रह जाएगा, तो वो निकल नहीं सकता है. इसलिए आने के लिए जाने के लिए हाई टाइड को इस्तेमाल किया जाता है बंदरगाह में, मतलब बंदरामध्ये मोठी मोठी जहाजं येण्यासाठी भरती आणि ओटीचा फारच व्यवस्थितपणे उपयोग केला जातो. आणि म्हणून तुम्ही बघाल सगळ्या किनाऱ्यांना बंदर नसतात. हर जगह पे आप पोर्ट नहीं बना सकते. उसके लिए स्पेसिफिक जगह चाहिए और उसके हिसाब से अपना ये जो मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, मतलब जेएनपीटी, उसको डेवलप किया गया. ऐसे कई जगह है जहाँ पे छोटे मोटे बंदर आपको मिल जाएंगे, बट बहुत बड़े पैमाने में के लिए उसका डेवलपमेंट करना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट, सबको आवाज आ रही है? कोई तो माइक ऑन करो. रुद्र माइक ऑन करो और बोलो, आवाज आ रही है? मैं ही वापस जाता हूँ. सर मेरा वॉइस इज गॉन. अरे बाप रे, ये सब हमारे नेटवर्क का प्रॉब्लम है बॉस, इसका कुछ नहीं कर सकता. मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ. अरे बाप रे, वॉइस इज क्लियर बोल रहे. क्या है ना, इसमें आपकी गलती नहीं है. हमारे यहाँ मालूम नहीं बट लाइट चला गया सडनली. अभी आ गया होगा तो पता नहीं, मैं एक बार वाईफाई ज्वाइन करके देखता हूँ. अगर कनेक्ट होता है तो मान लीजिए कि हम लकी है. यहाँ नेटवर्क ही नहीं है अभी. होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए. मैडम लाइट आली है? ओके, तो अभी देखिए आपको आवाज आ रही है क्या? बीच में जाएगी ना तो आप मुझे आवाज दे दीजिए. ओके ओके, ठीक है. ठीक है, चलो, तो मतलब आपको सब कुछ दिख रहा है. ओके ओके साकेत, ठीक है, ठीक है. अभी हम लोग चलते हैं फिर से अपने काम में, जहां हम बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग हाई टाइड सी वाटर कैन बी स्टोर्ड इन अ सॉल्ट पैन्स फ्रॉम विच सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड. अभी आप सबको पता है कि जो नमक हम खाते हैं, छोटे बच्चे ज्यादा ही नमक का इंटरेस्ट दिखाते हैं. तो ये जो ज्यादा नमक खाने वाला नमक हो या कम खाने वाला हो, टाटा नमक हो, XYZ नमक हो, सारा नमक हमको सी से ही मिलता है. तो ये जो समुन्द्र से कैसे बनता है, तो आप कभी भी मुंबई की तरफ जा रहे होंगे तो वाशी का ब्रिज छोड़ने के बाद
आप सबको दिखता होगा कि, सॉरी हाँ मैं थोड़ा मुंबई एरिया में हूँ तो मुंबई वालों का बात करता हूँ, बट कुछ लोग दूर से होंगे तो भी नॉर्मली मुंबई जाते वक्त वाशी ब्रिज के ऊपर से हम लोग जाते ही है। तो वाशी ब्रिज छोड़ने के बाद जैसे ही वो महाराष्ट्र नगर आने के पहले लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो बहुत सारे सॉल्ट पॅन दिखते हैं, म्हणजे मराठीत त्याला म्हणतात मिठागर। आणि मग मुंबईला जाताना जी रस्त्यात वाशी नंतर म्हणजे वाशीच्या ब्रिज नंतर मिठागर लागतात, वो कुछ नहीं है, जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वैसे वो लोग नमक का फार्मिंग करते हैं, मतलब नमक की खेती, मिठाचा व्यवसाय। काय मिठाचा व्यवसाय? पाणी इकट्ठा करने का, खेत जैसे छोटे से शॅलो म्हणजे उथळ खड्ड्यामध्ये पाणी स्टोअर करायचं समुद्राचं, ते सुकून द्यायचं, की आपल्याला सगळ्यांना माहिती एक प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन म्हणजे डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि पानी में से ओरिजिनल H2O उड़ जाता है और उसके अंदर जो सारे सॉल्ट्स रहते हैं जिसका अहम हिस्सा होता है NaCl, तो वो NaCl मतलब नमक रुक जाता है। फिर जो मेहनती लोग होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, फिर सूखते हैं, सुखा देते हैं, फिर गोनी में भरते हैं, फिर केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं, फिर पैकेट में पैक करते हैं और 5 रुपए का नमक इमीडिएटली 50 रुपए का हो जाता है। इसको बोलते हैं भांडवलशाही, मतलब कैपिटलिज्म। अभी इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमको तो खरीदना होगा, सब लोग तो जाके वहां पानी लेके आके उसको सुखा के नमक नहीं बना सकते ना। तो ये हाई टाइड का इफेक्ट है कि वो पानी उस फार्म्स में जमा हो जाता है और फिर लो टाइड के दरमियान उसको, हाई टाइड के दरमियान बाद में उसको घुसने नहीं दिया जाता और धीरे 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 उसका इवेपोरेशन होते होते हमको नमक मिलता है। द लैक ऑफ टाइडल फोर्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस पे बहुत बात हो सकती है क्योंकि अभी आप 7th में आ गए, फिर आपका नेशनल साइंस डे आ जाएगा फरवरी में, फिर आपको स्कूल वाले प्रोजेक्ट करने बोलेंगे और फिर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो आप उसमें पढ़ेंगे कि टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये सारी चीजें होती है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो टाइडल एनर्जी मतलब समुद्र का पानी जो आगे पीछे होता है, इससे भी हम लोग एक प्राइम मूवर, मतलब जो चीज घूमने वाली है, रोटेट करने वाली, उसको घुमा सकते हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आपकी जो उम्र है उसके लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइमिंग्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स मे कॉज एक्सीडेंट्स टू द स्विमर्स एंटरिंग द सी। ये आप सबके लिए सबसे जरूरी चीज है जो समझ में आनी चाहिए। आप हमेशा न्यूज में पढ़ते होंगे कि कोई ना कोई तो गया था समुन्द्र में, सडनली वो डूब गया। अब इस समुन्द्र में डूबने के लिए आपने तो खुद देखा होगा, अलीबाग का समुद्र किनारा, जुहू बीच का, ऑलमोस्ट हमको एक 100-150 फीट आगे जाएंगे तो मीटर भी बात कर सकते हैं। इतना मीटर जाने तक एक ही लेवल पे रहता है समुन्द्र, तो भी लोग डूबते क्यों है? डूबते इस कारण है कि लोग अपनी मस्ती का लिमिट क्रॉस कर देते हैं, फिर जाके किसी रॉक पे बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि अभी भाई लो टाइड मतलब ओटी चल रही है और ओटीच्या वेळी पाणी कमी असतं। ओटीच्या वेळी पाणी कमी असल्या कारणाने लक्षात येत नाही, आपण गप्पांमध्ये मस्तीमध्ये रंगलेले असतो आणि सडनली हाय टाइड सुरू होते आणि मग पाणी जसं वाढायला लागतं तसं ते रॉक्स पाण्याने भरून जातात आणि आपण इतके मूर्ख असतो की आपण कधी लहानपणापासून पोहायलाच शिकलेलं नसतो, कारण आपल्याला टीवी बघायला आवडतो, मॉलला जायला आवडतं और हमको कभी लगता ही नहीं कि साइकिल सीखना चाहिए, तैरना सीखना चाहिए, जिम जाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ये सब चीज जो नहीं करते उनकी मस्ती फिर उनको तकलीफ देती है कि उनको तैरना नहीं आता तो आप निकल के बाहर नहीं आ सकते और समुंदर को सॉरी बोल के कुछ फायदा नहीं है। वो आपने सॉरी बोल दिया तो चलो बेटा तुमको माफ कर दिया, ऐसे तो नहीं बोलने वाला है। फिर आपको या जो भी उधर फंसा है उसको तकलीफ हो सकती है, जान भी जा सकती है। यही यहाँ बताने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इथे त्यांनी हेच सांगण्याचा प्रयत्न केलाय की जर तुम्हाला भरती ओटीचे टाइम टेबल माहित नसतील आणि अशा एखाद्या ठिकाणी तुम्ही मूर्खपणा करायला गेलात तर तुमचा आगाऊपणा तुम्हाला तुमच्या प्राणावर संकट आणून सोडणार। तो हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा। पुढे, द टाइड्स हेल्प इन मेंटेनिंग द मैंग्रोव्स एंड द कोस्टल बायोडाइवर्सिटी। अभी ये आपको मालूम होगा कि जब भी समुद्र किनारे हम घूमते हैं तो बहुत सारे श्रब्स या छोटे छोटे पौधे या बड़े बड़े हलके से पेड़ जैसी चीजें दिखती है, दोज आर मँग्रोव्स। म्हणजे ते समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यात राहून सुद्धा स्वतःचं अस्तित्व टिकवणाऱ्या पाण वनस्पती आणि भूवनस्पती असतात। मतलब वो पानी में रहती है बट वो जमीन के अंदर धसी हुई रहती है, वो टोटली पानी के ऊपर नहीं रहती।
और वो जिस तरीके से अपना पालन पोषण उस खारे पानी में करती है, वो एक जटिल सिस्टम है जिसके ऊपर आप आगे जाके पीएचडी भी कर सकते हो। और ये जो मैनग्रूव्स जिसको बोला जाता है, ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप बायोडाइवर्सिटी, मतलब आपको एक तरीके का फिश नहीं दिखेगा, एक तरीके का क्रैब नहीं दिखेगा, एक तरीके का सांप नहीं दिखेगा। जो भी वैरायटी है वो सारी चीजों का जो पुनरुत्पादन है, मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन है, उसका एग लेइंग मतलब अंडे वगैरह छोड़ने का काम है, वो सब मैंग्रोव्स में होता है। और ये सब हाई टाइड और लो टाइड के दरमियान ही होता है। तो मैंने शुरुआत में इस टॉपिक पे बोला था कि फिश लोग आके अंडा देके जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो ये मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त लिया यही सोच के कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या ये सबको समझ में आया? जरा सब लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में, यस नो। मैं फिर से लीव हो गया, क्या हो गया? मैं क्लास में हूँ क्या? मुझे ही समझ में नहीं आता ये सब चीज में। यस नो कोई तो लिखो। ठीक है, चलो हम पीछे चले क्लास में फिर से। ओके, थैंक यू। आपको स्क्रीन दिख रही है साबड़े जी? गौरव, स्क्रीन दिख रही है? यस, ओके, चलो ठीक है। सो हम चलेंगे आगे वाले हिस्से में। अभी मैं स्क्रीन को रोटेट कर देता हूँ ताकि जो बच्चे कंप्यूटर पे है उनको थोड़ा बड़ा दिखे। इधर डर क्या रहता है, इस लाइट का इतना प्रॉब्लम है। एनीवेज, टाइमिंग्स ऑफ द टाइड्स चेंज डेली, इसी से हमने शुरुआत की थी गलती से। तो यहाँ पढ़ते हैं टाइड्स आर कंटिन्यूअसली ऑकरिंग फेनोमेना। आप सबको पता है की टाइड्स तो वेव्स तो आती ही रहती है, लाटा येतच असतात आफ्टर रिचिंग द मॅक्झिमम वॉटर लेवल। एकदा एक हाय टाईडचं लिमिट झालं की त्यानंतर लाटा ओसरायला लागतात आणि मग ते लो टाईड व्हायला लागतं. लो टाईडचं लिमिट झालं की लाटा वाढायला लागतात आणि हाय टाईड व्हायला लागतं. हे सगळं इथे छानपैकी लिहिलंय. पण ते का होतं, वाय दिस इज हैपनिंग, इसका जवाब उन्होंने ये फिगर में दिया जो सबको दिख रहा है। इससे मैं पकड़ के चलता हूँ। तो अभी मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके भी दिखा सकता था, बट मैं उसमें जाऊंगा नहीं। इधर जाऊं, एक मिनट दीजिए। मेरा व्हाइट बोर्ड है क्या इधर गलती से? अगर व्हाइट बोर्ड है तो हम उसमें जाने की कोशिश करते हैं। और व्हाइट बोर्ड में जाने के लिए एक मिनट, ये किधर है व्हाइट बोर्ड? ये यहाँ उन्होंने क्या दिखाया मैं आपको दिखा देता हूँ। सोचिए, ये है पृथ्वी, इस लाइन से पानी को खींच रहा है चंद्रमा। अभी थोड़ी देर में चंद्रमा भाई साहब शिफ्ट हो गए इधर, थोड़ी देर में मतलब कुछ समय बाद ये, फिर यहाँ। तो क्या आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे वो जगह बदली करेगा वैसे वैसे हाई टाइड का लो टाइड का जगह भी बदली होगा? तो अभी हम सिर्फ हाई टाइड की बात करते हैं कि चंद्रमा खींच रहा है, हाई टाइड आ रहा है। तो हमने लोकेशन 1 को चुना था। लोकेशन 1 की मैं बात करता हूँ, ये है वो लोकेशन 1। तो ये नंबर 1 वाला पोजीशन है। मान लेते 1 तारीख, 2 तारीख को चंद्रमा यहाँ क्यों होगा उस समय, इसका रीजन बताने के पहले टेम्पररी मान लो कि रहता है वहां पे। तो है तो उसको पकड़ के चलेंगे। दूसरे दिन चंद्रमा भाई साहब उसी टाइम पे यहाँ थे। ये तीसरे दिन वाला सीन है, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम सीधा चलते हैं अपनी किताब में। तो किताब को देख के आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई द टाइमिंग्स ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड चेंज। मैं जो थोड़ी देर पहले बोला वही उन्होंने इंग्लिश में लिखा। तो श्रुति के लिए हम लोग इसको मराठी में दोहराते हैं। तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येईल की तुम्ही जर अलिबागला जाऊन 15 दिवस मुक्काम केला, 1 तारखेला जर संध्याकाळी 5 वाजता भरती आली होती, तर दुसऱ्या दिवशी 2 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता भरती येणारच नाही, भरती पुढे जाणार. किती मिनिटं पुढे जाणार? एक 25 मिनिटे असं जाणार का नक्की? 24 तासांमध्ये ती 25 मिनिटे पुढे नाही जाणार, तर ती त्याच्यापेक्षाही जास्त. असं का होतं? तर हे का होतं याचं कारण त्यांनी या आकृतीत दिलंय. उन्होंने बताया कि ये यहाँ पे देखिए,
एक दिखाया P, फिर दूसरा दिखाया P1, फिर इधर दिखाया 6 डिग्री 15 मिनट्स का एक एंगल है, और P और P1 के बीच में 12 डिग्री 30 मिनट्स का एक एंगल है। अभी ये डिग्री मिनट्स में आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं है आपकी उम्र के लिए ये सब जरूरी है कि नहीं। बट अगर आपको कभी इसके बारे में डाउट आएंगे तो आप सीधा मुझे व्हाट्सअप कर सकते कि सर ये चीज पूछा गया और हमको मालूम नहीं, आपने तो पूरा डिटेल में बताया ही नहीं, तो आप मुझे कर सकते। अभी हम बात करते हैं M1 भाई साहब। M1 मतलब कोई दूसरा तीसरा नहीं है, चंद्रमा है, चंद्र है अपना। M2 पोजीशन, M3 पोजीशन। अभी क्या लिखा है देखो, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, टाइम टेकन फॉर 12 डिग्री 30 मिनट्स इज 50, 12 डिग्री 30 मिनट्स इज 50 मिनट्स। अभी आप बोलेंगे इधर भी मिनट पढ़ रहे उधर भी मिनट पढ़ रहे, नहीं। एक होता है 360 डिग्री वाला डिग्री। ये 360 डिग्री में जो 1 डिग्री है, वो 1 डिग्री के अगर 60 हिस्से करेंगे तो उसको भी मिनट बोला जाता है। ओके, और उस मिनट के 60 हिस्से करेंगे तो उसको सेकंड बोला जाता है। जो मैं पढ़ रहा हूं 12 डिग्री 30 मिनट्स में, और 50 मिनट्स जो बोल रहा हूं वो टाइम है। मतलब 50 मिनट में इतना डिस्टेंस या इतनी आर्क भाई पृथ्वी घूमती है। निधि, मेरा आवाज आ रहा है अभी गलती से? नहीं। आता आवाज येतोय का सगळ्यांना? सॉरी, ये हमारे यहाँ नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है। ये क्लियर तो है है? आवाज, यू कैन कंटिन्यू। ओके, स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं बताइए। मैडम स्क्रीन दिख रहा है? नहीं अजून। ठीक है ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करना ही भूल गया। रुकिए, शेयर स्क्रीन। अभी दिख रहा है? यस, विजिबल। हाँ। अभी आप देखिए कि ये मैंने M1 M2 जो ड्रॉ किए थे, जिसमें मैंने 12 डिग्री और वो 30 मिनट्स की मैं बात कर रहा था, जिसका मतलब होता है तकरीबन 50 मिनट्स इन कैलकुलेशन। वो 50 मिनट का मूवमेंट है डेली का पृथ्वी का। तो ऑटोमेटिकली इस हिसाब से आपका जो फेसिंग डायरेक्शन में चंद्रमा आ रहा है वो भी बदलता है, और उसके कारण मतलब रिजल्टेंट फोर्स बदलता है, तो उसके कारण भरती का मतलब हाई टाइड का भी टाइमिंग बदलता है। ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आई होगी, तो यहाँ ज्यादा अच्छे से समझेगी। ये देखिए, आपको M1 M2 M3 दिखाया गया, फिर वो सब मैंने पढ़ाया। वाई डू द टाइमिंग चेंज डेली, अभी यहाँ पे वो बता रहे हैं। देयर विल बी हाई टाइड एट पॉइंट पी। ये है पॉइंट पी भाई साहब, देख रहे हैं आप अच्छे से दिखा? अभी हम लोग बोल रहे हैं देयर विल बी हाई टाइड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट जो मून के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में या इनलाइन डायरेक्शन में है, वहां पे हाई टाइड आ गया। एट पॉइंट एफ इज अपोजिट एट द एंटीपोडल लोकेशन टू द पॉइंट पी, इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस। मतलब हमने बोला था एक मून के खिंचाव के कारण आता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आता है। तो पी के अपोजिट एफ है, तो पी में हाई टाइड आया तो एफ में भी हाई टाइड आया। फिर क्या हुआ? it will take 24 hours for point P to come back to original position 360 degree. Point P will be at point F after 12 hours. 12 तासानंतर 12 घंटे बाद ये जो P पॉइंट है, जो मैंने आपको ऐसा बड़ा करके दिखाया, वो P की जगह ना होते हुए F की जगह हो जाएगा, क्योंकि आधा तो घूमेगी ना पृथ्वी। 24 घंटे में पूरा घूमती है, तो 12 घंटे में आधा घूमेगी।
तो भाई P से F पहुंच जाएगी, वही उन्होंने बताया। मैं एक एक पॉइंट आपको समझने लायक बता रहा हूँ। द सेम चेंज विल ऑल्सो ऑकर विद द रेफरेंस टू पॉइंट F। F आ जाएगा P की जगह पे। पॉइंट F विल नॉट एक्सपीरियंस द सेम हाई टाइड। 12 घंटे बाद पॉइंट F को हाई टाइड का अनुभव नहीं होगा, बिकॉज इन मीन वाइल द मून विल ऑल्सो हैव टू मूव अ लिटिल। चंद्रमा भाई तो थोड़ा मूव करेगा ना, वो कितना मूव करेगा उसका हिसाब किताब यहाँ पे लिखा है। चंद्रमा चला गया 6 डिग्री 15 मिनट, मतलब तकरीबन 25 मिनिट्स इन युअर क्लॉक। आपके घडी में, तुमच्या घड्याळात 25 मिनिटं चंद्र पुढे गेला. मोर फॉर अ पॉइंट एफ टू कम टू द पोझिशन अपोजिट टू मून. म्हणजे 25 मिनिटांनंतर पॉइंट एफ जो आहे तो परफेक्टली चंद्राच्या अपोजिट साईडला म्हणा किंवा सेम साईडला म्हणा, जिथे त्याला मॅक्सिमम जोर मिळणार आहे तिथे येणार आहे. आफ्टर 12 hours and 25 minutes एफ विल अराइव्ह ॲट अपोजिट टू द मून अँड इट विल एक्सपिरियन्स हाय टाइड. म्हणजे 12 तासांनी जी भरती यायला पाहिजे होती ती 12 तास 25 मिनिटांनी आली अर्ध्या दिवसाच्या सायकलमध्ये. तर पूर्ण दिवसाच्या सायकलमध्ये ऑटोमॅटिकली 24 तास 50 मिनिटांनी येणार. पॉइंट P opposite to F will also experience high tide. Later again after 12 hours and 25 minutes, point P1 will experience high tide as it comes in front of the moon. There will be high tide at F1 also, as shown in the figure 3.9. आप बोलेंगे मैं फिर से वापस लेके जाऊंगा क्या? ऑब्वियसली, क्योंकि आपको ये उम्र में डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। पहले हमने बात की कि 12 बजे पॉइंट P को अगर सपोज हाई टाइड आया था, तो उसी रात को 12 बजे पॉइंट P1 पे हाई टाइड आएगा, जो 12 घंटे और 25 मिनट पे होगा। मतलब रात को 12 बजे की जगह रात को 12:25 पे वहां पे हाई टाइड आएगा। और इसी तरीके से जो अनुभव P1 ने लिया वही F1 लेंगे। आगे जाके बोलना है तो अपोजिट साइड वाले लो टाइड वाले पॉइंट्स जो है 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, वो भी वही अनुभव लेंगे। चले आगे, अभी हम आ गए। देर इज हाई टाइड एंड लो टाइड ट्वाइस अ डे। यही बात कर रहे थे कि 12 बजे और 12 बजे का हम लोग अगर डिफरेंस मान रहे हैं, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू हाई टाइड्स इज 12 घंटा और 25 मिनट, एंड द टाइम बिटवीन द लो टाइड्स इज 12 घंटा 25 मिनट। तो ट्राई दिस। एक बड़ी सी ओपन लार्ज डिश ले लो, डिश ऑन टेबल और फ्लैट, कोई टेबल पे रख दीजिए अपने घर पे। फिल वाटर इन अ डिश टू द रिम, पूरा उसके किनारे तक पानी आए इतना पानी भर दीजिए। अभी इसके अंदर हमको वेव जनरेट करना है। इज इट पॉसिबल टू जनरेट वेव विदाउट टचिंग और शोविंग द डिश? म्हणजे डिशला फिरवल्याशिवाय किंवा डिशला टच केल्याशिवाय, त्या डिश मध्ये काहीतरी मस्ती केल्याशिवाय त्याच्यामध्ये वेव्स जनरेट होणार का? हा प्रश्न विचारलेत आहे। इन व्हॉट डिफरंट वेज कॅन यू जनरेट वेव्स इन द डिश? कुठल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही डिश मध्ये वेव्ह जनरेट करू शकता? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही तुमची द्यायची आहेत, पण तुम्हाला सोपं जावं म्हणून मीच स्वतः देतो। डिश घेतली, त्यात पाणी भरलं काठापर्यंत, आणि जर तुम्ही त्याच्यामध्ये वेव्ह जनरेट करण्याचा प्रयत्न केला तर टच केल्याशिवाय किंवा डिशला हलवल्याशिवाय त्याच्यामध्ये काहीही इफेक्ट होणार नाही। भविष्यात तुम्हाला जाऊन या गोष्टीवर एक नियम शिकवला जाईल, त्याला न्यूटनचा पहिला नियम म्हटलं जातं, गतिविषयक, मतलब मोशंस। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट। Possible to generate waves without touching? No, it is not possible. In what different ways can you generate waves? कुठल्या कुठल्या पद्धतीने तुम्ही वेव्ह जनरेट करू शकता? तुम्ही त्या डिशला सेंटरला बोट ठेवून फिरवू शकता, किंवा डिश मध्ये बोट घालून तुम्ही बोट फिरवू शकता, किंवा तुम्ही डिश मध्ये एक सेंटरला खडा टाकू शकता, किंवा तुम्ही डिशला वाइब्रेशन देऊ शकता। अनेक पद्धतीने, ऐसे बहुत सारे तरीके से आप डिश में वेव्स जनरेट कर सकते हैं। अभी आते हैं जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत जरूरी चीज इसलिए है क्योंकि ये हमको वेव्स नाम से जो चीज हम साइंस में सीखने वाले हैं भविष्य में, करंट में भी और साउंड में भी, सब जगह, म्हणजे फिजिक्स मध्ये, म्हणजे भौतिक शास्त्रामध्ये, विज्ञान में, सायन्स में वेव्स का अलग महत्व है। हर चीज वेव्स में ही नापी जाती है, गिनी जाती है, बताई जाती है। तर हे जे वेव्सनी सगळं सांगितलं जातं
त्या वेव्हचा ऍक्च्युअल जिओग्राफिकल म्हणजे काय की भौगोलिक दृष्ट्या कसं आपण एक्सप्लेन करणार, तर त्यासाठी त्यांनी खाली मस्तपैकी छानशी माहिती दिली. व्हॉट इज इट? इफ यू ब्लो एअर ओव्हर हॉट मिल्क, जर तुम्ही गरम तुम्ही दूध सकाळी पित असाल त्या गरम दुधावर किंवा चहावर जर तुम्ही जोरात फुंकर मारली, कशासाठी? ते थंड होण्यासाठी. देन व्हाईल ड्रिंकिंग यू सी रिपल्स आर जनरेटेड. म्हणजे जेव्हा पाण्यावर, चहावर, दुधावर, आपण जेवताना रस्सा घेतो त्या रस्स्यावर कुठेही तुम्ही फुंकर मारली की त्याच्यावर वेव्ह जनरेट होताना दिसतात, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड. हा विंड कुठून आला? वारा कुठून आला? वारा आपण आपल्या तोंडातून सोडला होता जेव्हा आपण त्याला फुंकर मारत होतो. आणि मग ह्या वाऱ्यामुळे जर पाण्याच्या पृष्ठभागावर वेव्स तैयार होतात, अगर पानी के सरफेस के ऊपर वेव जनरेट होता है तो समुद्र के ऊपर तो कितनी हवा बहती रहती है, तालाब के ऊपर कितनी हवा बहती रहती है. तो क्या ये लोग वेव जनरेट करते हैं? 101%. वेव जनरेट करने का काम ये हवा करती है और पानी को समुद्र की तरफ, किनारे की तरफ खींच. तो मेरी आवाज फिर से बंद हो गई थी, अभी आ रही होगी? चैट बॉक्स में फटाफट लिखो आ रही है कि नहीं. तो अभी ये जो बहुत ही सॉलिड रिस्पांस देने वाले 4-5 लोग हैं, गौरव हगीर, नलावड़े, पवार, माने एंड प्रेरणा भोपी, तो आप लोग मुझे बताओ, ये जो ऐसा नाटक होता रहता है नेटवर्क का, आवाज जा रही है, आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसमें पढ़ाई में तकलीफ तो नहीं होती? सबड़े जी चैट बॉक्स में लिखना है कि पढ़ाई में इसके कारण कितना डिस्टरबेंस होता है. 10%, 20%, 50%, 100%. कम डिस्टरबेंस होता है मतलब 10%, ज्यादा डिस्टरबेंस होता है मतलब 90%. चलो चलो लिखो, लिखना है. ओके चलो. नहीं, नो बोल रही है, नलावड़ी नहीं है, थाम के बोल रहे हैं 10%. ओके. अभी बाकी निधि रह गई, माने रह गए, वो कार्तिक भूपी किधर रह गया, नलावड़े रह गए. लिखो लिखो, छोड़ो मत. हाँ, सब लोग 10%, सब कॉपी कॉपी करते रहते हैं लगता है. एनीवेज, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आपको तकलीफ नहीं होती मतलब आप सब लोग अच्छे बच्चे हो. तो प्रॉब्लम ये है कि हम जिस देश में रहते हैं उसको सुधारना है, तो आप सबको एक अच्छा होशियार बच्चा बन के, इंजीनियर बन के, या अच्छा आईएएस ऑफिसर बन के गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा. और ये जो नमूने बैठ के पैसे खाते हैं और नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम करते हैं ना, उनको सुधारना पड़ेगा. पर आज काम वो नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ेंगे और वेव्स पढ़ेंगे. तो हमने यहाँ पढ़ा कि द सी वॉट हाँ, तो हमने ये पढ़ा की द सी वॉटर गेट्स पुश्ड बाय द विंड, मतलब वाऱ्यामुळे समुद्राचं पाणी त्याच्या सरफेसवरून ढकललं जातं हलकं हलकं, आणि असं करत करत त्या वाऱ्यामुळे काही रिपल्स फॉर्म होतात आणि त्या रिपल्समुळे लाटा तयार होतात. अँड दॅट इज वाय दीज आर कॉल्ड वेव्स, और मराठीमध्ये लाटा. ओके. सर, आप क्या? सर स्क्रीन प्रेजेंट करा प्लीज. ओके, सॉरी 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 सॉरी. हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रहा है, अभी दिख रहा है सबको? गुड. तो हम बोल रहे थे द सी वाटर गेट्स पुश्ड बाय द विंड एंड रिपल आर जनरेटेड ऑन अ वाटर सरफेस, दीज आर कॉल्ड वेव्स. आप याद रखोगे तो बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, इसलिए समझने की कोशिश करो. हवा आली, हव्याने पाण्याला ढकललं, पाण्याला ढकलता 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 त्याचा एक छोटासा बल्ज, म्हणजे छोटासा एक असं उभार तयार झाला, आणि तो उभारलेला पाण्याचा एक वेव म्हणू शकता तुम्ही, तरंग. तो तरंग पुढे पुढे सरकायला लागला, तर आपण त्याला मराठीत म्हणणार लाट, इंग्लिशमध्ये म्हणणार वेव, आणि तरंग म्हणजे रिपल. म्हणजे तुम्हाला कळलं की हे सगळं आपण लहानपणापासून बघत आलो, ये सब हम लोग बचपन से देखते आए हैं.
इस चीज को समझना जरूरी है। ओके, तो अगर आप इस चीज को समझेंगे तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। द सी, सॉरी मैं रोटेट कर देता हूँ स्क्रीन। द सी वाटर मूव्स अप एंड डाउन और स्लाइटली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड due to waves. The waves bring the energy contained in them to the coast. They break in the shallow water near the coast. Large or small waves are formed continuously at the surface of the sea. Generation of wave is a natural phenomena. अभी यहाँ मैं एनर्जी वाला फंडा समझा देता हूँ। हम लोग मारा मारी करते हैं मस्ती में, मस्ती में नहीं, कुछ लोग तो ओरिजिनली भी करते हैं। ओके, तो वो लोग एक दूसरे को धक्का मारते हैं, तो धक्का मारते तो जिसका जोर का धक्का लगा और जिसके पास कम ताकत थी वो गिर गया। तो मतलब एनर्जी का ट्रान्समिशन धक्का मारने से होता है, ये हमारे लिए नई बात नाही, हे सगळ्यांना माहिती आहे। मग आता तुम्ही विचार करा की समुद्राचं पाणी मधून निघतं, त्याला हवा धक्का मारते, चंद्र खेचतो, सूर्य खेचतो आणि ती सरफेसकडे पृष्ठभागाकडे म्हणजे किनाऱ्याकडे यायला लागते। आता एक अगर समुद्र के पानी के वेव्स में एनर्जी है और वो किनारे पे आके टकरा रही है, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जा रही है ना। कहाँ जा रही है? आप देखेंगे नॉर्मली जो पत्थर वगैरह होते हैं किनारे पे, वो कटे हुए रहते हैं, उनके अंदर एक शेप बना रहता है। फिर अगर आप किनारे पे जाके पानी, शालो पानी के अंदर बैठ जाओगे ऐसे हल्के हल्के, या आपने फ्लोट रखा है, तो वो सारी चीजें किनारे पे फेंकी जाती है। क्यों फेंकी जाती है? क्योंकि वेव्स के अंदर की एनर्जी उस चीज को मिल जाती है। ये बात आप समझ रहे हो कि एनर्जी मतलब क्या है यहाँ पे? ऐसी छोटी मोटी वेव्स समुन्द्र में बनती ही रहती है नेचुरल तरीके से। तो वो जो नेचुरल तरीका है वो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। एंड रेग्युलरली अकरिंग फेनोमेना टू। और अगर वेव्स म्हणजे लाटा बनण्याचा प्रकार जर नॅचरल म्हणजे नैसर्गिक आहे, तर तो रेग्युलर आहे। म्हणजे रेग्युलर म्हणजे कसा? घड्याळ 1 तासामध्ये एक, त्याचा जो मिनिट काटा असतो तो एक पूर्ण वर्तुळ पूरा सर्कल घूम लेता है, ये रेगुलरली करता है। अगर आप उसको नहीं करेगा तो हम बोलेंगे घड़ी बंद हो गई। वैसे ही समुंदर बंद हो गया ऐसा होता है क्या कभी? नेचर बंद हो गया ऐसा कभी होता है क्या? तो मतलब ये सारी चीजें आपको पक्की क्लियर है कि ये सारी चीजें रेगुलरली होती है, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं। तो ये नेचुरल चीजें कैसे होती है, नीचे एकदम सुंदर सा चित्र दिखाया और ये भी दिखाया कि समुंदर के किनारे वाले पत्थर आपको कभी भी ऐसे शार्प नहीं दिखेंगे, ऐसे गोल गोल मस्त सुपर फिनिश वाले दिखेंगे। क्यों? क्योंकि पानी जब उसके ऊपर से घिसता रहता है तो उसको एक तरीके से वो पॉलिश करता रहता है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ वेव पढ़ेंगे, ये थोड़ी टेक्निकल चीज है, अच्छे से समझ के लेनी है और याद भी रखनी है। द सी वाटर गेट्स पुश्ड अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ द विंड। रेस्ड अप पोर्शन मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है वेव का, उसको बोलेंगे क्रेस्ट। आज नहीं, मरते दम तक, मरेपर्यंत लक्षात ठेवायचं की लाटेचे, वेव्सचे जेव्हा आपण ऍक्च्युअली डायग्रामनी रिप्रेझेंट करतो, तो आकृतीने रिप्रेझेंट करण्यासाठी वेव मध्ये खालचा वरचा भाग, त्याच्यामधलं अंतर, त्याची उंची, हे सगळं दाखवलं जातं। कैसे? ऐसे। पहले इसको देखते हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा कि जो पहाड़ का ऊपर का हिस्सा है, मतलब वेव का ऊपर का हिस्सा है, वो है क्रेस्ट। नीचे का हिस्सा है वो है ट्रफ। दो क्रेस्ट के बीच के अंतर है वेवलेंथ। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का अंतर है एम्पलीट्यूड, मतलब ऊंचाई। और इसके अलावा वेव के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होता। फिर वो पानी की वेव हो, लाइट की वेव हो, साउंड की वेव हो, इलेक्ट्रॉन की वेव हो, दुनिया भर के हर वेव के साथ 3-4 प्रॉपर्टीज रहती है: क्रेस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। और एक चीज यहां नहीं बताई जो मैं बताना चाहता हूं, जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा। तो बड़े बनने तक उसका हम इंतजार करें। हम थोड़ा पैराग्राफ पढ़ ले। वो या if if the raised up portion of the wave is called crest, depressed one is called trough. If strong wind is blowing in a one direction, large waves are generated. The vertical distance between the crest following trough is called amplitude, whereas the distance between two successive crests is called wavelength. यहाँ जो भी दिया है ये सारी चीजें छोटी छोटी डेफिनेशन है। इथे दिलेली प्रत्येक गोष्ट छोटं छोटं वाक्य म्हणजे एक एक व्याख्या आहे की बाबा लाटेची उंची म्हणजे काय, लाटे वेवलेंथ म्हणजे काय, म्हणजे तरंग लांबी म्हणजे काय, किंवा
तरंगाचा वरचा पोर्शन म्हणजे काय आणि तरंगाचा खालचा पोर्शन म्हणजे काय, हे सगळं तुम्ही छानपैकी एक्झाम मध्ये लिहत जा. द वेवलेंथ, इट्स अँप्लिट्यूड अँड इट्स वेलॉसिटी डिपेंड ऑन द वेलॉसिटी ऑफ द विंड. ऑफकोर्स मी जर तुम्हाला धक्का मारतोय तर तुम्हाला धक्का मारण्यामागे तुमच्यामध्ये लागलेली एनर्जी, तुमचा धक्कामुळे पडण्याचा स्पीड, हे सगळं माझ्या धक्का मारण्यावर अवलंबून असेल. म्हणजे वेव्हची वेलॉसिटी, अँप्लिट्यूड, वेवलेंथ सगळं त्याला धक्का मारणाऱ्या वाऱ्याच्या वेलॉसिटीवर आणि एनर्जीवर अवलंबून असणार. ओके, तो अभी वेलॉसिटी ऑफ द वेव पडते हैं. इफ वी स्टँड ॲट द कोस्ट, जर आपण समुद्रकिनारी उभे राहिलो, वी फील द वेव्स आर कमिंग टुवर्ड्स कोस्ट. असं वाटतं की त्या सगळ्या लाटा ज्या आहेत त्या समुद्र किनाऱ्याला भेटायला येत आहेत. इफ द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, गलती से आपके हाथ की फ्रिस्बी या आपके हाथ का फ्लोट या आपके हाथ का प्लास्टिक बॉल पानी में कहीं दूर किसी ने फेंक दिया, ओके, तो क्या होगा? इफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ डिस्टन्स इन अ सी, वी फाइंड द ऑब्जेक्ट मूविंग अप अँड डाऊन. तो ऑब्जेक्ट वर खाली होताना दिसतो. इट डज नॉट कम टू द कोस्ट. पण तो लगेचच, म्हणजे लाट आली, लाट त्याच्या खालून निघाली, तिने त्याला वर खाली हलवलं, पण लाट समुद्र किनाऱ्यावर 15 सेकंदात, 5 सेकंदात, 2 सेकंदात पोहोचली, पण तो ऑब्जेक्ट तिथेच आहे. तो तितक्या पटापट आपल्यापर्यंत पोहोचणार नाही. तो बराच वेळ घेणार आहे. का? इट डज नॉट कम टू द कोस्ट. इट मीन्स द वॉटर फॉर्मिंग द वेव्स ऑल्सो डज नॉट कम टू द कोस्ट. म्हणजे भले आपल्याला दिसतं की लाट आली, पण लाट आली तर लाटेचं पाणी नाही आलं, लाटेची एनर्जी पोचली. पाणी तिथेच वर खाली करत राहिलं, पण ते पाणी एवढं आहे की आपल्याला कदाचित असं वाटतं, आभास होतो की सगळं पाणी जणू काही किनाऱ्याला येतं. सगळं पाणी किनाऱ्याला येतं का? नाही, ते पाणी तिथंच राहतं. म्हणजे तुम्हाला आता याच्यावर एक मी उदाहरण दिलं असतं की जर आपण जेव्हा बटन दाबतो तेव्हा इलेक्ट्रॉन बटनाच्या इथे थांबलेला असतो आणि पळत पळत ट्यूबलाईट मध्ये शिरत नाही, तो तिथेच थांबतो, तो पुढच्या इलेक्ट्रॉनला एनर्जी देतो. अशा पद्धतीने करंट आपल्या ट्यूबलाईट पर्यंत पोहोचतो आणि म्हणून बटन दाबता क्षणी लाईट लागते. प्रत्येक जर इलेक्ट्रॉन पळायला लागला तर कदाचित त्याला इतका वेळ लागेल की कदाचित इतक्या पटकन इफेक्ट आपल्याला दिसणार नाही. आज त्याच्यात नाही जाऊया. इट मीन्स द वॉटर फॉर्मिंग द वेव्स ऑल्सो डज नॉट कम टू द कोस्ट. रिमेंबर दॅट द वॉटर इन अ वेव्ह डज नॉट मूव्ह. व्हॉट मूव्स इज अ एनर्जी. हे तुमच्या लहान मेंदूला, अभ्यास न करणाऱ्यांच्या वेड्या मेंदूला काही समजणार नाही. पण जर अभ्यास करायची सुरुवात केली तर आयुष्यात तुमचं पण आणि सगळ्यांचंच भलं होईल आणि मग देशाचं भलं होईल. हे जर कळत असेल तर जरा वाचन बिचन करायच्या प्रक्रियेकडे लक्ष द्यायला सुरुवात करा. आता जाऊया शेवटच्या टॉपिकवर. द मेन रिझन ऑफ वेव्ह जनरेशन इज विंड, बट ॲट टाइम्स ड्यू टू अर्थक्वेक. आता आपण काय म्हणतोय की हवेमुळे लाटा येतात ऐकलं, पण सुनामी वगैरे पण ऐकतो आपण. मग जर पृथ्वीच्या पोटात समुद्राच्या पाण्याखाली जर भूकंप झाला तर त्याच्या वेळी जे व्हॉल्कॅनिक इरप्शन म्हणजे काय, की भूकंपामुळे जे तिथल्या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून जे लावा बाहेर आला, सगळं बाहेर आलं, ती जी प्रेशर वेव्ह आहे ती समुद्राच्या तळाला घडली आणि त्या एनर्जीमुळे पण समुद्राच्या पाण्यात लाटा तयार झाल्या आणि सच वेव्स अज्युम ग्रेट हाईट. आता संकेतने कोणीतरी प्रश्न विचारला होता, सगळ्यात जास्त मोठ्या लाटा सुनामीच्या वेळी तयार होतात, कारण त्यांना मिळालेली एनर्जी विंडमुळे मिळालेल्या छोट्याशा एनर्जी इतकी नसते. वो एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और वेव्स अज्युम अ ग्रेट हाईट इन अ शॅलो वॉटर्स नियर कोस्ट. समुद्र किनारी या लाट्या भरपूर मोठ्या उंचीच्या दिसतात आणि मग त्या सगळीकडे घुसतात आणि खूप त्रासदायक होतात. दीज वेव्स आर व्हेरी डिस्ट्रक्टिव्ह, दे आर डॅमेजिंग. का डॅमेज काय होतं सांगा मला? आपण एक घरात जो लक्ष्मी बॉम्बचा फटाका असतो त्याच्याने बिल्डिंग पाडू शकतो का? पण हे आतंकवादी, नक्षलवादी हे सगळं करू शकतात, कारण त्यांच्याकडे असलेल्या बॉम्बची साईज लक्ष्मी बॉम्ब इतकी नसते, तर त्याच्या चांगली 50 पट, 100 पट, 1000 पट किंवा एनर्जी वेगळ्या स्वरूपात असते. म्हणजेच तुम्हाला कळेल की सुनामीमुळे आलेल्या लाटांमध्ये जास्त एनर्जी असते आणि म्हणून त्यांचा विनाश करण्याची, डॅमेज करण्याची, डिस्ट्रक्टिव्ह असण्याची क्षमता ही नॉर्मल वेव्स पेक्षा जास्त असते. दे कॉज ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाईफ. दीज वेव्स आर कॉल्ड सुनामीज. In 2004, tsunami waves were generated because of the earthquake that took place near Sumatra Islands. हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. इन इंडोनेशिया आपल्याकडे कुठे आहे माहिती तुम्हाला? अंदमान. आपण जर समजा इथून कलकत्त्याला गेलो, कलकत्त्यावरनं आपण खाली उतरलो
तर पाण्यात उतरत पोहत पोहत बंगालच्या उपसागरात पोहत गेलो तर पहिल्यांदा आपल्याला लागणार अंदमान, मग लागणार निकोबार, निकोबारवरनं खालच्या साईडला गेलं की लागणार आपल्याला इंडोनेशियाचा प्रदेश, मलेशिया, इंडोनेशिया. आणि त्या इंडोनेशिया देशातल्या सुमात्रा आयलंडच्या आसपास जी अर्थक्वेक झाला समुद्राखाली, त्याच्यामुळे ज्या सुनामी आल्या त्याच्यानी 2004ला अंदमान निकोबार, कोलकाता, चेन्नई, नागापट्टणम इथे खूप त्रास झाला आपल्या भारतीय बांधवांना. दे डिवास्टेड द कोस्ट, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ॲज वेल एज श्रीलंका. मग आपल्या खाली कोण आहे? श्रीलंका. मग आपल्याला त्रास झाला तर त्यांना नाही झाला का? त्यांना पण झाला. The waves cause erosion along the headlands and create beaches in the protected locations in the bay. म्हणजे काय जे मी बोललो की जर लाटा सारख्या येत असतील तर त्याच्यामुळे बरचसं इरोजन म्हणजे झीज होते. हेडलँड्स म्हणजे तिथे असलेल्या लगतच्या प्रमुख भूभागांची, आणि त्याच्यामुळे समुद्र किनारे तयार होतात, बीच तयार होतात. जसे गोव्याला, अंदमानला, लक्षद्वीपला छान छान बीचेस आहेत. अँड बीचेस इन द प्रोटेक्टेड लोकेशन्स इन द बेज. ओके. Always remember, if earthquakes occurs in the ocean, the coast areas face a risk of tsunami. In such case, it is better to go away from the coast or towards the higher altitude. This way, loss of life can be avoided. आता मला सांगा, पूर झाल्यावर आपण कुठे जातो? उंच जागी. म्हणजे जर सुनामी येणार असेल तर आपण कुठे जाणार? समुद्रात पोहायला जाणार की मासे पकडायला जाणार की उंच जागी जाणार? ऑब्विसली उंच जागी जाणार. ओके. लुक फॉर मी एल्सवेअर. कुठे कुठे याच्याविषयी वाचायचंय तुम्हाला? क्लास 7वीत आहात, क्लास 6वीचा जनरल सायन्सचा एनर्जी रिसोर्सेसचा धडा एकदा चाळा. क्लास 9वी मध्ये जायची गरज नाही, कारण 7वीचाच अभ्यास तुमच्याच्याने होत नाही. क्लास 6वीचा जनरल सायन्सचा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वाचा. या सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला टायडल एनर्जी विषयी आणि इतर गोष्टींविषयी माहिती मिळेल. आता जाऊया महत्वाच्या भागात. डू यू नो, while moving along the sea coast or playing in the water, we must take adequate care regarding the timings of the tides, otherwise it can lead to serious accident. आपण हे सांगून झालेलो आहे तुम्हाला. फॉर दॅट वी मस्ट नो द टायमिंग्स ऑफ द टाइड्स. फॉर दिस यू मस्ट नो द फेज ऑफ द मून ऑन द गिवन डे. आता आई वडील कधी चतुर्थी आहे म्हणतात, कधी एकादशी आहे म्हणतात, कधी पौर्णिमा आहे म्हणतात, कधी अमावस्या आहे म्हणतात, कधी म्हणतात आज अष्टमी आहे, कधी म्हणतात आज सप्तमी आहे. हे सगळं काय प्रकार आहे? फक्त प्रसाद खाण्यासाठी आणि पार्टी करण्यासाठी लक्षात नाही ठेवायचं. हे सगळं यासाठी लक्षात ठेवायचं कारण चंद्राच्या तिथीनुसारच भरती ओटीचं आरामात कॅल्क्युलेशन होऊ शकतं. आणि म्हणूनच असं म्हटलं जातं की भारतीयांना अगदी 3-4 हजार वर्षापूर्वी सुद्धा खगोल विज्ञान जे चंद्र, सूर्य, ताऱ्यांविषयी आहे ते कळत होतं. आणि मग त्या लोकांनी तेव्हापासून काही ठोकताळे बांधून ठेवलेत. त्याच्या हिशोबाने आपल्याला चंद्राकडे बघून, त्याचा आकार बघून भरती ओटीचं टाइम टेबल डिसाईड करता येतं. फॉर एक्झाम्पल, सपोज यू आर ॲट द कोस्ट ऑन 4th फेज ऑफ द मून. 4th फेज म्हणजे चतुर्थी. मग चतुर्थी कुठली? संकष्टी चतुर्थी का? 100%. मग संकष्टी चतुर्थी शुक्ल पक्षात असते की कृष्ण पक्षात? मतलब आफ्टर न्यू मून और आफ्टर फुल मून. तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की संकष्टी चतुर्थी ही कशानंतर येते? फुल मून नंतर येते. ओके. म्हणजे जर फुल मून नंतर येणारी चतुर्थी असो नाहीतर न्यू मून नंतर येणारी चतुर्थी असो, काय लिहिलंय त्यांनी? देन 3/4 ऑफ द फेज इज 3. म्हणजे काय? 3/4 पार्ट जो आहे तो 3 आहे. इट मीन्स द हाय टाईड विल ऑकर ॲट 3. किती? सकाळी 3 वाजता. अँड 3 आता ऑफकोर्स जर सकाळी 3 वाजता आली म्हणजे पहाटेच्या 3 वाजता, नंतर कधी येणार? 12 तासानंतर, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली दुपारच्या 3 वाजता. पण तसं येतं का? नाही. 3 आणि त्यानंतर 3:25 आणि अप्रॉक्सिमेटली 6 hours फ्रॉम इट, दॅट इज 9 AM अँड 9 PM विल बी लो टाईड. 12 तासांचं अंतर भरतीमध्ये असतं, हाय टाईड मध्ये. आणि भरती ओटीमध्ये 9 तासांचं अंतर असतं. अप्रॉक्सिमेटली हे अंतर किती असतं? 2 भरतींमधलं अंतर असतं 12 तास 25 मिनिटांचं. आणि भरती ओटीमधलं असतं अंतर ऍक्च्युअली 6 तास 12.5 मिनिटांचं. देअर मे बी स्लाइट डिफरन्सेस अकॉर्डिंग टू द लोकल कंडिशन. We may collect the information from the local people, learn from them about the structure of the coast, its slope, rocky areas as well as the streams near the coast before entering the sea water. मी जे आधी कारण सांगितलं त्या कारणाचा अभ्यास करून कुठल्याही पाण्याच्या क्षेत्रात, डोंगरामध्ये कुठेही जाण्यापूर्वी तिथल्या स्थानिक लोकांकडनं पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय जायचं नाही. नवीन ठिकाणी तर आगाऊपणा करायला मुद्दामून जायचं नाही,
कारण क्राईम पेट्रोलवर किती चुकीच्या गोष्टी होतात अशा ठिकाणी हे दाखवलेलं असतं. त्यामुळे ह्या सगळ्याचा अंदाज तुम्हाला आणि तुमच्या आईवडिलांना यावा या कारणाने हे सगळं तुम्हाला शिकवलं जातं. डू यू नो? आता खाली जाऊया. टेल द टायमिंग ऑफ टाइड्स ऑकरिंग ऑन द फर्स्ट अँड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मंथ. कळलं का तुम्हाला? तुमच्या भरती ओटीचं टाइम टेबल तुम्हाला सांगायचंय फर्स्ट आणि थर्ड क्वार्टर डेज ऑफ द मंथ. आता हे क्वार्टर म्हणजे काय? 15वडा असतो 15 दिवसांचा, त्याचा 1/4 केला तर काय होणार? तो जो पार्ट आहे त्याच्या हिशोबाने त्या तिथींवर मतलब त्या फेजला मूनच्या तुम्हाला भरती ओटीचं टाइम टेबल सांगायचं आहे. आता तुमची एक्सरसाइज चालू झालेली आहे. तो एक्सरसाइज तुम्ही सॉल्व्ह करणार आहात आणि तशी आपली वेळ झालेली आहे. त्यामुळे तुम्ही हा अभ्यास करा. भरती ओटीचा अभ्यास, त्यातल्या सगळ्या व्याख्या, सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं समजून घ्या. पुढच्या वेळी सोनाली मॅडम तुमचा पुढचा धडा चालू करतील. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांच्या अननेसरी कंप्लेंट्स असतात ज्या मला थोड्या पटत नाहीत. तुम्ही 7वीत आहात आणि 7वीचं शिकवण्यासाठी जर एखादा मोठा माणूस म्हणजे BSc ग्रॅज्युएट, MSc ग्रॅज्युएट, इंजिनियर तुम्हाला शिकवतोय तर तुम्ही त्या बाबतीत सर हे नाही, सर ते नाही, हे असं आहे, त्याचं सगळं बोलायची गरज नाही. त्यापेक्षा थोडा स्वतः अभ्यास करत जा. अशा कंप्लेंट करणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत कंप्लेंट करता करता त्यांचा बराच वेळ फुकट जातो आणि मग अभ्यासात दुर्लक्ष होतं. तर असं करत जाऊ नका. प्लीज अभ्यास करत जा. आज बघा नेटवर्कमुळे किती त्रास झाला, पण तुम्ही सगळे म्हणजे 90% पोरं खूप एन्जॉय करताय आणि खूप इंटरेस्टने अभ्यास करता. म्हणून तुम्ही बघा 7-8 जण आहेत तरी आपण क्लास चालू ठेवलाय. याला कारण आहे तुमचा इंटरेस्ट. त्यामुळे तुमचा इंटरेस्ट आहे म्हणून क्लास चालू आहे. जेव्हा तुम्ही आगाऊपणा करणार तेव्हा तुम्हाला आम्ही काढून टाकणार आणि मग अगदी 5 पोरं असतील तरी आम्ही क्लास चालवणार. ओके, जरा घरी अभ्यास करा. तुमचे काही प्रश्न असतील तर पाठवत जा. थँक्यू व्हेरी मच. गुड नाईट. आता आपण क्लास बंद करूया. थँक्यू व्हेरी मच. अभ्यास करा. बाय बाय. गुड नाईट. अँप्लिट्यूड म्हणजे काय कोणाला तरी हवंय? अँप्लिट्यूड म्हणजे बाबा त्या लाटेची उंची. अँप्लिट्यूड इज ऑलवेज असोसिएटेड विथ द हाईट ऑफ द वेव्ह. म्हणजे वेव्हची उंची ट्रफ आणि क्रस्ट मध्ये जर मोजतोय आपण तर आपण काय करणार? त्या दोघांमधला डिफरन्स म्हणजे त्याची अँप्लिट्यूड घेणार. सर, when we drop a stone in a water, the water forms a waves and goes towards the end. So, sir, these waves are which type? All waves are of similar. इथे तुम्हाला वेव्हचा प्रकार थोडे शिकवलेत. इथे तुम्हाला फक्त सांगितलं की वेव्ह इज नथिंग बट ट्रान्समिशन ऑफ एनर्जी बाय मीन्स ऑफ दी मेकिंग सम रिपल्स. या रिपल मध्ये एनर्जी ट्रान्समिट होते पण तिथली वस्तू, तिथले पार्टिकल्स जागच्या जागी थांबतात. दिस इज व्हॉट. माने कळलं का? स्टोन ड्रॉप करा, दगड टाका, कुठेही टाका, जनरेटेड थिंग इज कॉल्ड वेव्ह आणि इट इज नथिंग बट रिपल. अगदी ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हला सुद्धा हाच फंडामेंटल अप्लाय होतो. साकेत चौधरींची मंडेपासून परीक्षा आहे. आता काय करायचं साकेत त्याच्यात ते मला सांगा. व्हॉट आय एम सपोज टू डू? अभ्यास करायचा तुम्ही. वेव्स हॅव शेप अँड दॅट शेप इज अ वेव्ह फ्रंट अँड वेव्ह फॉर्म. जो वेव्ह फॉर्म दाखवण्यासाठी क्रेस्ट आणि ट्रफ असतात. ओके, आता हे जी वेव्ह आहे या वेव्ह ना भविष्यात लोकांनी ट्रँग्युलर बनवल्या. आपण जी वेव्ह बघतोय तिला सिन्युसॉइडल वेव्ह म्हणतात, पण ट्रँग्युलर वेव्ह फॉर्म असतो, सॉटूथ वेव्ह फॉर्म असतो, हे सगळे वेव्ह फॉर्म असतात माने. पण सध्या आपण जी बघतो ती बेसिक वेव्ह आहे आणि ह्या वेव्हला विशेष असं काही म्हटलं जात नाही, पण भविष्यात तुम्ही जेव्हा शिकाल तेव्हा तिला साइन वेव्ह म्हटलं जातं. ओके, आता तुम्हाला त्याची गरज नाहीये. और किसी को कुछ सवाल? आय वॉज टेलिंग. ओके साकेत, अभ्यास करायचा. ऑल द बेस्ट. परीक्षा आहे, तुला जमलं तर क्लास पण अटेंड करायचा, पण पेपर वगैरे व्यवस्थित द्यायचे. ओके, ठीक आहे. टाटा बाय बाय करूया. चलो बाय बाय. गुड नाईट. चलो चलो सब लोग थम के चलो. थँक्यू. थँक्यू.